अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज जो मेरे दो टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है वीकनेस और डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और जो सेकंड टॉपिक है दैट इज अ नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टॉपिक। द फर्स्ट वन इज द वीकनेस और डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड द सेकंड टॉपिक विल बी नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। First of all, what are the weaknesses in Rutherford atomic model? We have already discussed Rutherford atomic model. हम पहले उसको डिस्कस कर चुके हैं, इसके डिफेक्ट्स क्या थे या इसकी वीकनेस क्या थी। According to the classic physics, electron is revolving around the nucleus constantly. It should be lose energy and it ultimately falls in the nucleus. अगर आप डायग्राम को देखें, क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, हमारा क्या कॉन्सेप्ट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो सब एनर्जी लेवल या शेल्स में इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो क्लासिक फिजिक्स हमें ये बताती है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है तो इट मीन्स के रिवॉल्व जब करेगा तो उसके बाद ये अल्टीमेटली फॉल होगा विद इन द न्यूक्लियस। ये हमें क्या कौन कह रहा है, क्लासिकल फिजिक्स से थ्योरी है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्स्टेंटली, इट शुड बी लूज एनर्जी एंड इट अल्टीमेटली फॉल इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा और एनर्जी लूज करेगा तो ये न्यूक्लियस में फॉल होगा। ये द फर्स्ट इफेक्ट है किसका, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। If the revolving electron emits energy continuously, then it would be a continuous spectrum. अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस में और एनर्जी इमिट कर रहा है तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, बट वी विल गेट द लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन हमें वहां पे क्या मिल रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था। तो ये दो डिफेक्ट्स हैं जो कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में जो था उसके उसमें वीकनेसेस थे या डिफेक्ट्स थे। उसके बाद हमारे पास जो साइंटिस्ट है, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज नील बोहर। नील बोहर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया और उनका एटॉमिक मॉडल जो है वो बेस्ड करता है किस पे, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में। नील बोहर आफ्टर प्लांक्स एंड आइंस्टाइन डिस्कवर्ड नील बोहर और डैनिश फिजिसिस्ट थे 1913 में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रा। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। उनका जो पूरा उन्होंने जो बेस्ड की थी अपनी थ्योरी, जो अपना मॉडल उन्होंने दिया वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड था। उन्होंने क्या बताया, हम ये कहते हैं कि वी प्रेजेंटेड द प्लांक्स थ्योरी क्या होती है कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, फ्रीक्वेंसी के। कि अगर जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। ये क्या है, प्लांक्स थ्योरी है कि क्या है कि एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो नील बोहर ने जो पॉइंट्स दिए या उन्होंने जो एक अपना एटॉमिक मॉडल दिया, अकॉर्डिंग टू नील बोहर, if we have electron it revolves around the subatomic energy level। ये सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल्स में एनर्जी शेल्स में मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द वन शेल, इट कैन नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। क्या कहते हैं नील बोहर कि अगर आप इस तरह से देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस सब एनर्जी लेवल्स पे, तो ये ना तो एनर्जी को इमिट करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा, यानी इसकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड रहेगी। फिक्स का क्या मतलब है कि अगर ये इस तरह से कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो ना तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ना ही इमिट करेगा। एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। उसकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होगी। क्वांटाइज का मतलब है उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट शेल में इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, और फॉर एग्जांपल इस आउटर मोस्ट शेल की जो एनर्जी है वो 10 किलो जूल पर मोल है। तो वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस आउटर मोस्ट शेल में, उसकी भी एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल होगी। ना तो वो कम होगी और ना ही ज्यादा होगी, यानी अगर रिवॉल्व कर रहा है तो ना ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ना ही वो इमिट करेगा। ये कौन कह रहे हैं, नील बोहर कह रहे हैं। उनका ये जो है उन्होंने फर्स्ट जो है ये पॉइंट बताया। Each orbit has a fixed energy that is quantized। एनर्जी लेवल्स जो हैं कि मिसाल के तौर पे ये एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये सब शेल्स हैं, इनकी जितनी भी एनर्जी वो फिक्स्ड होगी, ना तो कम होगी और ना ही ज्यादा होगी। As long as electron revolves around the nucleus, it will not absorb or emit energy। और दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि ये रिवॉल्व करता है तो ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ना ही इमिट करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम
लोअर एनर्जी लेवल, अगर इस एनर्जी लेवल से टूवर्ड्स द हायर एनर्जी लेवल, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. If electron is moving from the lower energy level towards the high energy level, it will absorb energy. और इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए सेकेंड एनर्जी लेवल में, यानी इट मूव व्हेन इट मूव फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टूवर्ड्स द लोअर एनर्जी लेवल, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा. तो ये किसने बताया, ये नील बोहर ने बताया. इस तरीके से अगर आप इनके यहाँ पर देखें, the quantity of energy radiate in discrete quanta, this called quantity that is called the quanta, यानी इन्होंने बताया the change in energy क्या है, E2 minus E1. E2 क्या है, high energy level, E1 क्या है, lower energy level, और H यहाँ पे है Planck's constant, और V यहाँ पे बता रहे हैं frequency. तो ये कह रहे हैं कि जितना जो भी डिफरेंस है यहाँ पर, तो अगर ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये एनर्जी को इमिट करेगा. और अगर ये लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी में जा रहा है, तो फिर ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. तो ये किसने बोला, ये नील बोहर ने जो है वो अपने 2 पॉइंट्स बताए इन्होंने नील बोहर एटॉमिक मॉडल में. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है आज. प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था आपके साथ के यू कैन फाइंड आउट दी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन. तो उसको मैं दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ. पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है, हाउ मेनी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एटम. इसकी मैंने एग्जांपल ली है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन में हमारे पास इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, और एटॉमिक मास जो है हमारे पास वो क्या है, 15 है. अब मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड हाउ मेनी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एटम. तो आपने यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी लिखा हुआ है और मास नंबर भी लिखा हुआ है. आपने इसको देखते हुए प्रोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को बताना है. सबसे पहले यू नो वेरी वेल कि एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से. तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास जो है वो एटॉमिक मास कितना है, यहाँ पे कितना है, 15, और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से. सो हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 7. यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है दैट इज एटॉमिक नंबर, और ये जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होता है दैट इज अ मास नंबर या एटॉमिक मास. अब आपको पता है कि यहाँ पर इसका जो एटॉमिक मास है वो 15 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है. तो A इज इक्वल्स टू Z प्लस N. ये हमारे पास इक्वेशन है कि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू Z क्या है, एटॉमिक नंबर, और N क्या है, न्यूट्रॉन. तो अब आपने देखा कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यू नो वेरी वेल कि एटॉमिक मास क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ जो है वो एटॉमिक मास, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. और यहाँ पर जो है एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एटॉमिक मास हमारे पास 15 है, एटॉमिक नंबर हमारे पास 7 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास, 7. तो अगर हम इसको देखें तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. हमारे पास 7 प्रोटॉन्स हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक मास है 15. तो यहाँ पर हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, हाउ यू कैन फाइंड आउट द न्यूट्रॉन्स, A माइनस Z. A हमारे पास क्या है, दैट इज द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, A क्या है, एटॉमिक मास. एटॉमिक मास हमारे पास है 15, और हमारे पास जो है वो Z क्या है, दैट इज दी Z हमारे पास है, दैट इज द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर हमारे पास है 7. तो आप 15 माइनस 7 करेंगे तो वी विल गेट 8. इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए 7, प्रोटॉन्स हो गए 7, और न्यूट्रॉन्स हो गए 8. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमारे पास यही है कोबाल्ट. CO स्टैंड फॉर कोबाल्ट. अगर हम यहाँ पर देखें तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, और इसका एटॉमिक मास है या मास नंबर इसका है 60. तो आप यहाँ पर आपने बताना है प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. तो आपको पता है जो एटॉमिक नंबर होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 27. तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उतने ही नेगेटिवली चार्ज होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 27, और न्यूट्रॉन्स हमारे पास हैं 33. हाउ यू कैन कैलकुलेट द न्यूट्रॉन, A माइनस Z. हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है 60, और हमारे पास Z कितना है 27. तो 60 माइनस 27 यू विल गेट 33. थर्ड हमारे पास जो एग्जाम्पल है, जो है वो दैट इज
आयोडीन, इसका हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो 131 है और एटॉमिक नंबर 53 है। तो आपको पता है प्रोटॉन्स यहाँ पे कितने होंगे, 53, इलेक्ट्रॉन भी 53 ही होंगे। और हाउ यू कैन कैलकुलेट दी न्यूट्रॉन्स, दैट इज ए माइनस जेड। आप 131 से माइनस करेंगे 53 तो यू विल गेट 78। इस तरह से यू कैन कैलकुलेट दी नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब अगर यहाँ पर आए तो मैंने आपको यहाँ पे दो चीजें दी हैं। एक आपने लेड का फाइंड आउट करना है और कोबाल्ट का अगेन आ गया, इसको छोड़ दीजिएगा। लेड का फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इसमें लेड में फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सिर्फ यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स बताना है, किसमें, कार्बन में, एल्युमिनियम में, आर्गॉन में, फ्लोरीन में, पोटेशियम में, सल्फर में। अगर आपको नहीं पता इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है तो आपके बुक के पेज नंबर 64 पे प्रोडक्ट टेबल में तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसमें देखिएगा कि एल्युमिनियम, कार्बन, आर्गॉन, फ्लोरीन, पोटेशियम और सल्फर, इनके आपने प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। आज हमने डिस्कस किया डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, देन वी हैव डिस्कस नील बोहर एटॉमिक मॉडल, और एक थोड़ा सा मैंने आपको क्विक रिवीजन दिया अबाउट द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का, जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। होपफुली आप लोग को जो है वो समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।